देखिए, ये क्वेश्चन 2023 का है, पेपर सेट है 621, ठीक है, और बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, क्लास 12 है। क्वेश्चन नंबर 32 में ए पार्ट है, ठीक है। 6 मार्च को पेपर है, इसके बिहाफ पे 2024 का सेट तो करा दिया गया है, ये 2023 के कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास इफ ए बराबर ये दिया गया है, बी बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई फाइंड करना है, यानी a इंटू बी फाइंड करना है। इसके बाद इसी कंडीशन को यूज करके आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है इनको सॉल्व करना है। यानी ये कंडीशन यूज होगी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसा बन के आएगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज किया जा सकता है उसका। तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जो दिया गया है उसको तो हम पेपर में उतारेंगे नहीं, क्योंकि आप बोर्ड में नहीं उतारेंगे, बल्कि आप पेपर में उतार लेना, ठीक। तो हमें सीधे मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों का, ए इंटू बी। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या फिर जिस पहली मैट्रिक्स जिसका कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जिसमें उसकी रो। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो या तो दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए। जैसे कि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, यहाँ पर 3 रो हैं, पहली रो ये हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, और 3 कॉलम है, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो उस केस में पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर बराबर होते हैं तभी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। फिलहाल तो इसमें कोई इतना कुछ देखना नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। -3 -2 -4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 0 -2 -1 -2 और 0 -1 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो पहली मैट्रिक्स है उसकी पहली रो को लेना होता है, और इस पहली रो को जब दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा। फिर उसके बाद जब इस पहली रो को दूसरी रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आएगा, और जब इस पहली रो को इसके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट आएगा, रो का आएगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहली रो का, यानी पहली रो ये है, पहला कॉलम ये है, 3 का -3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे, -2 का मल्टीप्लाई -2 का। ये पहली रो है, ये हमारे पास इस रो का पहले कॉलम के साथ हो रहा है, यानी 3 का इसके साथ हुआ, -2 का इसके साथ हुआ, तो कितना आ गया, 4 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद 4 -4 का 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो काम हो गया इसका। अब अगला देखो, दूसरी रो में आओ, -3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -6 आ जाएगा। फिर -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, -2 का -1 के साथ प्लस का 2, -4 का -2 के साथ, सॉरी -4 का, यहाँ पर गलत हो गया, -4 का -1 के साथ। ये पहली रो है, ये दूसरा कॉलम है, तो -4 का -1 के साथ, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, ये भी हो गया। अब 3 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, -2 का -2 के साथ करोगे प्लस का 4 आएगा, -4 का 1 के साथ करोगे माइनस का 4 आएगा। तो ये तो पहले रो के हमने एलिमेंट सारे निकाल लिए। अब इसके बाद इसमें आओ, ये सेकंड रो है, ठीक है। सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो ये है हमारे पास, ये R1 थी, ये R2 है रो, ठीक। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 2 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे तो 0 माइनस का 2 आ जाएगा, और इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का
2 आ जाएगा। देख लो एक बार फिर से जरा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 4 आया, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो -1 आया, अब 2 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, 2 का 0 के साथ होगा तो 0 आ जाएगा, 1 का -2 के साथ होगा तो -2 आ जाएगा, और 2 का 1 के साथ होगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे रो में आ जाओ, ये तीसरी रो है, ठीक, इसका मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करोगे 0 आएगा, सॉरी -2 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 आएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -3 हुआ, 0 का मल्टीप्लाई 2 के 100 का 0 आएगा, -2 का 1 के साथ होगा तो -2 आएगा, 3 का 1 के साथ +3 आ गया। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लो, सामने ही इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर कितना बचा, -3 से बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, क्योंकि ये 6 हो जाएंगे, 6 से ये कट गया। यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ पर -4 से -3 के 1 बचा, यहाँ पर 0 बचा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर 1 बचेगा। तो कुल मिला के ये हमारा क्या निकल के आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। कैसा आया, यूनिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, यूनिटी बोले आइडेंटिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए बी जो निकल के आया है, ए बी बराबर क्या आया है, ए बी बराबर आया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से एक कंडीशन निकाल लेते हैं। कंडीशन क्या निकाल लेते हैं, देखो कंडीशन निकाल लेने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन दी गई, इनका यूज करना है हमें। इनके यूज करके कैसे इनको सॉल्व करते हैं उसको लिख लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये कंडीशन बाद में निकालेंगे, इसको स्पेस हम छोड़ें समझाने के लिए, जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशंस क्या करोगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसको कैसे करोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसको मान लेंगे, देखो ए बी मानते हैं, फिलहाल यहाँ पर ए और बी ले चुके हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, सी डी एक्स, सॉरी लिखते हैं इसको सी एक्स डी। अगर हमारे पास लीनियर ऑफ सिस्टम इक्वेशन होती है तो उनको हमको ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो हम क्या लिख लेते हैं, ए और बी को हटा के सी और डी मान लेते हैं। ठीक है, एजम्पशन करना है अपने हिसाब से। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, क्योंकि ए बी तो पहले ही दे चुके हैं, तो सी एक्स मान लिया है और डी मान लिया है। अब हमारे पास सी क्या होता है, ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सी क्या आता है, सी हमारा निकल के आता है, सी इज इक्वल टू निकल के आता है, जो एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट वो लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सी की जगह एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन से, इक्वेशन कितनी है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ वाई कितना है -2 है, और जेड कितना है इस इक्वेशन पे 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये कितना है 2 है, फिर कितना है -1 है, फिर कितना है -1 है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर x कितना है 0 है, और y कितना है -2 है, और इसका z कितना है 1 है। तो ये हमारा x हो जाता है। ठीक है, सॉरी c हो जाता है। कैपिटल X क्या होता है, कैपिटल X होता है हमारे पास स्मॉल x y और z होता है। ठीक है, इसके बाद b की बात आती है, तो b क्या होता है, b जो होता है, सॉरी b की जगह यहाँ पे क्या माने हम, d माने हैं। तो d क्या होता है, d हमारा जो इक्वेशन के इक्वल में पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, क्या कितना हो जाएगा, 3 2 3 आ जाएगा। तो ये हमारा डी आ गया। ठीक, ये हमने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर गौर से देखो तो 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1,
अब ए और बी को मिलाओ, ए हमारे पास ये है, बी ये है, क्या यहाँ पर ए के एलिमेंट सी से मैच कर सकते हैं कभी? देख लो, ए के एलिमेंट ये हैं, सी के ये हैं, और वही बी में देखो, बी के एलिमेंट ये हैं और सी के एलिमेंट ये हैं। इनमें देखा जाए तो सिमिलैरिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 2 0 है, यहाँ पर 1 2 0 है, यहाँ पर -2 -1 -2 है, यहाँ पर -2 -1 -2 है, यहाँ 0 है, -1 है, 1 है, यहाँ 0 है, -1 है, 1 है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें रो में एलिमेंट है वो इसमें कॉलम में है। इसकी पहली रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 0, इसके पहले कॉलम के एलिमेंट क्या है, 1 2 0। फिर इसके बाद यहाँ पर -2 -1 -2 है, यहाँ पर क्या है, -2 -1 -2। इसका मतलब ये है कि जो C है जिसका हमें इन्वर्स निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर जब C का इन्वर्स निकालना होता है ना, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए C इन्वर्स निकालना होता है। तो दोनों तरफ C इन्वर्स ले सकते हैं, या x इक्वल टू क्या करते हैं, C इन्वर्स D निकालना होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम C और B को देखें तो सिमिलैरिटी है, लेकिन कैसी सिमिलैरिटी है कि जो हमारा B है, जो हमारा C है, जो भी C है वो हमारा क्या है, अगर B का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ट्रांसपोज करने में क्या होता है, ट्रांसपोज करने में ये होता है जो रो में है वो कॉलम में चला जाएगा और जो कॉलम में है रो में चला जाएगा। अगर C हमारा मैट्रिक्स जो है B के इक्वल होगा तभी हो सकता है जब यहाँ का इसका जो B का मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। ट्रांसपोज करने का मतलब है इसकी रो को कॉलम बना दिया जाए और कॉलम को रो बना दिया जाए, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि हमने मिला लिया है कि हाँ ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम C निकालने, सॉरी B तो निकाल ही चुके, B तो हमें दिया हुआ है, C से कंपेयर करके पता चल गया C जो है BT के बराबर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, हमें C इनवर्स निकालना होता है। C इनवर्स निकालना होता है तो C इनवर्स यहाँ लिख दो और यहाँ पर B ट्रांसपोज इसका इनवर्स लगा सकते हैं, दोनों तरफ इनवर्स हमने ले लिया है, ठीक है। इसका इनवर्स लगा सकते हैं, तो इसका हमने इनवर्स ले लिया। यहाँ पर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है कि जो ऊपर है उसको अंदर ले आओ, यानी यहाँ पर कर सकते हो B इनवर्स, ठीक है, और ट्रांसपोज को ऊपर कर सकते हो, ये क्रम चलता है मैट्रिक्स में। यानी हम क्या करें, पहले ट्रांसपोज कर लें, फिर उसका इन्वर्स निकाल लें, या फिर पहले इन्वर्स कर लें फिर उसका ट्रांसपोज करें, तो दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों बात इक्वल होती है, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर हमें B इन्वर्स पता चल जाए और उसका ट्रांसपोज कर दें तो ये हमारा C इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। अब जब C इन्वर्स हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, C इन्वर्स मिलने के बाद इस इक्वेशन का यूज करते हैं और सारी वैल्यू पुट करके x y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। तो चलो अब हम यहाँ से B इन्वर्स निकालते हैं। B इन्वर्स कैसे निकालोगे, B इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब इसका हम यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं, इसी वजह से इसको होल्ड कर दिया था, ये पहले भी कर सकते थे लेकिन समझाने के लिए रोका था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, A ये तो है ही है, B इनवर्स और यहाँ पे क्या करते हैं, B करते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें भी कर देंगे B इनवर्स और यहाँ पर क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I लिख सकते हैं, इस वाले को I भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने क्या किया है, दोनों तरफ B इनवर्स दे दिया है, ठीक है, चाहे आगे दे चाहे पीछे दे, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम क्या कर सकते हो, पीछे दे देते हैं सबके। जैसे यहाँ पर A है, अब हम यहाँ पर B लिख देते हैं, अब हम क्या करते हैं, B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में वही काम इसमें करेंगे, इसको हम I मान लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर B इनवर्स दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो पार्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये तो पूरा पार्ट आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर कहीं पर यहाँ साइड में देख लो A इनवर्स A हो या B इनवर्स B हो, ठीक है, या फिर इनका क्रम बदल लो, तो ये सब बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होते हैं। यानी अगर दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, उसका एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास I की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा B इनवर्स जो है वो क्या है, जो मैट्रिक्स हमारा A है वही हमारा B इनवर्स है। ये तो I हो जाएगा, ये बचेगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो हमारे पास B इनवर्स था उसको क्या करना है, A के बराबर कर देना। A का जो मैट्रिक्स है उसको लिख लो -3 -2 -4, फिर उसके बाद 2 है 1 है 2 है, फिर उसके बाद 2 है फिर 1 है
फिर 3 है। तो ये हमें पता चल गया। क्या पता चला कि अगर हमारे पास बी इनवर्स निकालना है तो इसका मतलब ये होगा बी इनवर्स हमें निकालना नहीं है बल्कि पेपर में ही दिया हुआ है वो बराबर है ए के। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बी इनवर्स रख देना होगा, यानी यहाँ पर हम ए रख सकते हैं, ए रख सकते हैं ना। अब ए का अगर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी इनवर्स आ जाएगा। तो बस कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर करो, इसको हम क्या कह सकते हैं, सी इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। कैसे आया, ए वाले कॉन्सेप्ट से आया ना, क्योंकि बी इनवर्स बराबर क्या है, ए है। बस अब ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। जब ए का ट्रांसपोज करना है तो क्या करना है, इसकी रो को कॉलम में बदल देना। पहली रो क्या है, -3 -2 -4, तो इसको पहले कॉलम बना लेते हैं। -3 -2 -4, ये पहला कॉलम हो गया। 2 है, 1 है, 2 है, तो इसका दूसरा कॉलम बना लेते हैं 2 1 2। तीसरी रो में क्या है, 2 1 3, इसको तीसरा कॉलम बना लेते हैं 2 1 3। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, सीधे वैल्यू पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं, इससे यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 में आना है। ठीक है, चलो x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह लिखेंगे x y और z। सी इनवर्स की जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे, हमने सीधे ट्रांसपोज करके लिख दिया है। तो बस सी इनवर्स की वैल्यू रख दो, क्या है, -3 है, 2 है और 2 है, -2 है, 1 है और 1 है, -4 है और 2 है और 3 है। ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू हमारे पास ये है, 3 है, 2 है, 3 है। ठीक, अब हमने क्या बताया था, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम, इसमें कितने कॉलम है, 3 है, दूसरी मैट्रिक्स की रो, दूसरी मैट्रिक्स में, ये दूसरी मैट्रिक्स है, इसकी रो कितनी, 1 2 3, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, -3 का -3 के साथ, सॉरी -3 का 3 के साथ करोगे माइनस का 9 आएगा, 2 का 2 के साथ करोगे प्लस का 4 आएगा, 2 का 3 के साथ करोगे प्लस का 6 आएगा। दूसरी रो में आओ, -2 का 3 के साथ माइनस का 6, 1 का 2 के साथ प्लस का 2, 1 का 3 के साथ प्लस का 3, -4 का 3 के साथ माइनस का 12, 2 का 2 के साथ प्लस का 4, 3 का 3 के साथ प्लस का 6, 3 का 9। ठीक, लो एक बार मिला लो, -2 का -12, 2 का 4, 3 का 9। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, 10 से बचेगा 1, यहाँ पर 10 होगा, माइनस का 9 है, यहाँ पर कितना आएगा 5, 5 से माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा 12 4 13, माइनस का 12 और प्लस का 13, तो बचेगा 1। कंपेयर कर लो, कंपेयर जब करोगे यहाँ से x y z लिख दो, x y और z, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, तुलना करने में, कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या है, कंपेयरिंग, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1 और z की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको देख लो, समझ लो। बाकी अगर आपको इसको मिलाना है कि आंसर सही है कि गलत है, तो x y z की वैल्यू जो है उठा के एक इक्वेशन में रख देना। आंसर को, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आंसर सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देख लेते हैं, x बराबर 1 रखोगे, ठीक है, y बराबर -2 रखोगे, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा, इसको मतलब ठीक है, 3 = 3। अब समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी अपना सपोर्ट दें। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोर्ड मैटर नहीं करता है, आप कोई सा भी क्वेश्चन हमें भेजें, जितनी जल्दी होगा हम आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।